बात करते हैं बेटा यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट की। किसकी? सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत फास्ट आप देखिएगा चीजों को, क्योंकि यहाँ पे रैपिड रिवीजन चल रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सीवेज क्या होता है ये हम पूछ सकते हैं। तो सीवेज के लिए अगर मैं बोलूं तो जितना ऑर्गेनिक मैटर है या म्युनिसिपल वेस्ट है जिसका एक मैक्सिमम पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वही मिलके क्या बनाते हैं? सीवेज। अच्छा, सूखा कचरा कभी सीवेज नहीं बनेगा, उसके साथ पानी मिक्स होना जरूरी है, तो वही क्या होता है? सीवेज। इसका एक मेजर पार्ट कौन होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, तो सीवेज का जो पानी है वो नदी में जाके अगर डायरेक्ट गिरेगा तो वो पोल्यूट करेगा, तो इसलिए जो है हमें उसे पहले ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद नदी में छोड़ना है या पीने लायक बनाना है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम इसका क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा शुद्ध करते हैं, इसके ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहला मैं इस चीज के लिए बोलूंगा कि सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और टर्शियरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इसे क्या क्या नाम देंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं बेटा तो प्राइमरी का एक नाम होता है फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी का एक नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर टर्शियरी का एक नाम होता है फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कैसे हम करेंगे और क्या प्रोसेस होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो स्टेप बेसिकली होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जिसमें बहुत अलग अलग साइज आप पोर की छन्नी लगाए रहते हैं और उसमें से पानी को गुजारते हैं, तो जो भी ऊपर फ्लोटिंग डेब्रिस वगैरह है वो सारी चीजें फिल्टर होती चली जाती हैं। फिर भी जो सस्पेंडेड है, जो अंदर चली गई है, उनको हम बैठने का टाइम देते हैं। और बायोलॉजी में बैठने का मतलब सिट डाउन नहीं बल्कि सेडिमेंटेशन होता है। तो इसका एक दो सब स्टेप है, पहला है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो हमने कहा इस पूरे को हम जिस टैंक में करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? बहुत सारी छन्नी, और यहाँ से हम इसको उड़ेलेंगे तो ये छनते हुए यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद हम काफी देर के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये क्या है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जबकि ये क्या है? सेडिमेंटेशन। तो हमने कहा यहाँ सेडिमेंटेशन के बाद दोनों प्रोसेस जब पूरी हो गई तो यहाँ पे पानी जो ऊपर मिला उसे हम बोलते हैं, ऊपर है इसलिए बोलते हैं सुपरनेटेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट फॉर्म। या फिर इसे ही प्राइमरी सेटलिंग टैंक मिला इसीलिए बोलते हैं क्या? प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये नीचे नॉन लिविंग मैटर बैठा हुआ सस्पेंडेड मैटर जो है, जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, स्टोन है, स्मॉल पेबल्स है, ये सारे के सारे सेडिमेंट हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे स्लज। तो प्राइमरी स्लज, प्राइमरी का मतलब क्या है? टैंक वही है प्राइमरी, और ट्रीटमेंट भी क्या है? प्राइमरी। स्लज का मतलब एग्जैक्टली आप ध्यान रखिए कचरा। क्या बोलेंगे? कचरा। और जो इफ्लुएंट है उसका मतलब ध्यान रखिए क्या? पानी। क्या बोलेंगे? पानी। तो पानी और कचरा दो में से आपके काम का कौन सा है आगे? पानी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ पे एक लार्ज एरिएशन टैंक ले लिया। क्या ले लिया? लार्ज एरिएशन टैंक। लार्ज का मतलब क्या है? साइज बड़ी होनी चाहिए। एरिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जबरदस्त तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, और टैंक तो टैंक ही है, तो लार्ज एरिएशन टैंक नाम से आप समझते हैं बड़ी साइज का जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार चलती रहे। ओके, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सीवेज होता है उसके अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाएंगे बैक्टीरिया और फंजाई। और आप तो जानते हैं फंजाई जो है फिलामेंटस होता है, तो माइसीलियल होता है, तो यहाँ पे ये फंगल फिलामेंट हो गया। और इसी के बीच में फंस जाते हैं कौन? बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक हमेशा। तो यहाँ पे फंजाई भी क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। तो आप बताओ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई जो है आपस में मिलके मेस, एक जाल बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो आप बताओ यहाँ के भी प्राइमरी इफ्लुएंट में फ्लक्स होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी जब पानी, जब आप यहाँ पर प्राइमरी इफ्लुएंट को यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो आप बताओ उसके अंदर भी फ्लक्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन फ्लक्स का जो अमाउंट है बैक्टीरिया और फंजाई का वो हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि इसके अंदर प्रेजेंट कचरे को वो ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज कर सके। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक है लेकिन साथ में ये क्या है? एरोबिक है। हेटेरोट्रॉपिक के साथ क्या है? एरोबिक है। और एरोबिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमेशा इनको ऑक्सीजन
चलिए, तो हमने ऑक्सीजन देनी शुरू की, यहाँ पर ग्रोथ उनकी बढ़ती चली गई, और ग्रोथ जब बढ़ती चली गई तो विगरस ग्रोथ हुई। इनकी क्या हुई? विगरस ग्रोथ ऑफ द फंजाई और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फ्लॉक्स, और विगरस ग्रोथ हुई। और साथ में हम यहाँ पे एजिटेशन का भी एक प्रावधान रखेंगे, जिससे लगातार हम हिलाते रहेंगे या मिक्स करते रहेंगे ताकि वो पूरे में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। तो एक काम तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि विगरस ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स होगी, बैक्टीरिया और फंजाई होगी, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अगर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या कचरा क्या होगा? कम होगा। और इसके लिए अब धीरे धीरे अगर हम ये काम करते रहे तो आप बताओ, बैक्टीरिया और फंजाई जिस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे थे डिकम्पोजिशन के लिए, जब ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगा तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होने लगी? कम होने लगी। तो क्या बोलेंगे? बीओडी क्या होने लगा? कम होने लगा। और तब तक हम ये काम करते रहेंगे जब तक बीओडी सिग्निफिकेंटली जो है वो कम ना हो जाए। और एक टाइम आएगा जब कम हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ना के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर भी ऑक्सीजन देंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाएगी। सवाल ये है, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, बीओडी क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है? आप जानते हैं, जैसे पानी में अगर चीनी घोल दिया जाए, डिसॉल्व चीनी, नमक घोल दिया जाए, डिसॉल्व नमक, बालू घोल दिया जाए, डिसॉल्व बालू। इसी तरीके से अगर किसी पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन घुली हुई है तो उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। तो आप कहेंगे कैसे? जैसे नदी देखते हैं आप, खुली बह रही है, तालाब है खुला बह रहा है, समंदर है खुला बह रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में है तो वो डिसॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन। और वही डिसॉल्व ऑक्सीजन उस पानी के अंदर, उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। सवाल क्या है, बीओडी क्या है? बीओडी अगर आपको देखना है तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अंग्रेजी में क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन? फंजाई और बैक्टीरिया। किसकी डिमांड कर रहे हैं? ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है बीओडी के एग्जैक्टली डेफिनेशन में, ना तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ना तो ये बोटैनिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, बीओडी क्या है? अगर आप 1 लीटर का सैंपल ले आते हैं और उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक, तो आप ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं, 1 लीटर पानी में प्रेजेंट टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिमांड की गई ऑक्सीजन का अमाउंट ही बीओडी कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कैसे ये जान पाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। कचरा जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा जो है यहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो आप बताइए, यहाँ पे मैं बात करूं अगर पोल्यूटिंग पोटेंशियल का, तो वो तब ज्यादा होगा जब ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ज्यादा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है बेटा? कचरा, ठीक है। और कचरा जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज्यादा होगी तो बीओडी उतनी ज्यादा, और बीओडी जितनी ज्यादा होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? उतना कम। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि एक फार्मूला बन गया जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी मैंने ये बात डिस्कस की है ऑफलाइन में, तो इसलिए आपकी कॉपी में भी नोट होगा और इसे आप याद रखिए, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कचरा ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा, तो बीओडी ज्यादा, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम। तो मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर मान लीजिए किसी पानी की बीओडी ज्यादा है तो वो साफ पानी है, गंदा पानी है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली गंदा पानी है, क्योंकि बीओडी ज्यादा तो कचरा ज्यादा। अगर मैं कहूं डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो बताओ उसमें कचरा कम है या ज्यादा है? तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जब ज्यादा होगी तो कचरा हमेशा कम होगा, तो भी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो साफ पानी होगा, बीओडी कम होगा तो साफ पानी होगा। और हम लोग साफ ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीओडी को हमें मिनिमम करना है, एकदम लेवल पे, मिनिमम लेवल पे लाना है, और जब वो हो जाएगी धीरे धीरे डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लार्ज एविएशन टैंक के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेटा, एक है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 टैंक की जरूरत पड़ी, एक लार्ज एविएशन टैंक की और दूसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से पूरे के पूरे पानी सहित पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पलट लेंगे, और पलटने के बाद क्या करें? अब ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल कम है, अब क्या होगा? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे सेडिमेंटेशन के लिए। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? पानी। और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, नीचे के साइड जो बचे हुए फ्लॉक्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के मेस नेटवर्क हैं, वो लगातार यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप बताओ बैठने को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। तो इसे क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेड फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेड फ्लॉक्स। और सेडिमेंटेड फ्लॉक्स के अंदर यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये आपके लिए तो कचरा ही है, और कचरे की अंग्रेजी क्या है? स्लज है।
लेकिन इस सेडिमेंटेड फ्लॉक्स में, फ्लॉक्स जो वर्ड है बेटा आप है तो कचरा ही, लेकिन फ्लॉक्स में आप बताओ लिविंग बैक्टीरिया फंजाई है या नहीं है? बिल्कुल है। और लिविंग बैक्टीरिया और फंजाई है तो ये एक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल एक्टिव है। और अगर इस कचरे में एक्टिव पार्ट है तो ये एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। तो याद रखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी स्लज, और जब इसमें कोई लिविंग नहीं है, यहाँ पर क्या है सेडिमेंटेड फ्लक्स को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। तो एक बात बताइए, यहाँ तो फ्लक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन इसीलिए देनी पड़ रही थी ताकि आप ऑक्सीजन देके यहाँ पे विग्रस ग्रोथ करा सकें। तो आप एज ए स्टार्टर, एज ए इनोकुलम इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में प्रेजेंट एक्टिवेटेड स्लज को यहाँ से उठा के इकट्ठा करके आने वाले जो सीवेज का ट्रीटमेंट करें उसके लिए आप यहाँ पर एक इनोकुलम या स्टार्टर की तरह उपयोग में ले सकते हैं, ताकि आपको ऑक्सीजन कम देनी पड़े और जल्दी जल्दी ये चीजें हो जाए। ओके, लेकिन क्या अब इसके बाद हो गया क्या? नहीं, अब ये हुआ नहीं है। तीसरा टैंक जो यूज करेंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में उसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। पहली चीज एनारोबिक है जिसका मतलब ऑक्सीजन इस टैंक में नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्लज का मतलब क्या है? जो कचरा बचे हुए पोर्शन में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि जब से सेडिमेंटेड फ्लक्स यहाँ आ गया तो ऊपर तो पानी बचा, बोले हाँ, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इफ्लुएंट। और सेकेंडरी इफ्लुएंट को अब पानी और कचरे में से हमारे काम का क्या है? पानी है। तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट जो कि पानी है, इस पानी को हम क्या करेंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। एनारोबिक वर्ड का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन अब्सेंट है, और ऑक्सीजन अब्सेंट है खास बात। और दूसरा कि इस पानी में थोड़े बहुत जो फ्लॉक्स है, थोड़ा बहुत जो कचरा है, उसको भी हमें क्या करना है? डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया हमें चाहिए, और वो बैक्टीरिया होंगे मेथानोजेंस। क्या होंगे? मेथानोजेंस। और मेथानोजेंस मतलब मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है। तो इनको एक तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और दूसरा ये डाइजेशन भी कर देंगे, डिकम्पोजिशन भी कर देंगे बच्चे कुछ स्लज का। तो हमने ये कहा इस पानी को जैसे इसमें डाला, बचा कुछ फ्लॉक्स भी क्या हो गया? पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया। इसमें कोई फ्लॉक्स नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे, लेकिन अब इतना पानी साफ हो गया है तो आप चाहें तो इस पानी को उठा के नदी में छोड़ सकते हैं। तो एक सवाल आता है, बताइए किस ट्रीटमेंट के बाद नदी में हम लोग पानी को छोड़ सकते हैं? तो आंसर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद हम पूरी तरह से नदी में पानी को छोड़ सकते हैं, कोई भी डिजीज नहीं होगी। फिर बच्चे का सवाल आता है कि सर यहाँ एनारोबिक मेथानोजेनिक बैक्टीरिया तो प्रेजेंट ही है, तो बताइए फिर कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि जब ये यहाँ प्रेजेंट थे तब तक तो यहाँ पे मेथेन प्रोड्यूस कर रहे थे, CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो CH4, CO2 और H2S प्रोड्यूस कर। आप जानते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द बायोगैस। क्या बोलेंगे? बायोगैस। तो आप इसे, ये इन्फ्लामेबल भी होती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा अब आप नदी में सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते, पीने लायक कभी नहीं बना है। लेकिन बच्चे का वो जो सवाल था कि एनारोबिक मेथानोजेनिक बैक्टीरिया तो इसमें प्रेजेंट है, वो तो नदी में जाएंगे तो दिक्कत करेंगे। बेटा आप बताओ, नदी जो है वो खुले में बहती है, मतलब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एनारोबिक बैक्टीरिया, मेथानोजेनिक बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन या एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, और मरने के बाद वो उतना डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं नदियां बहुत सारी सप्लाई करती हैं पानी, गाँव को सिंचाई के लिए यूज होता है, तो फसलों में डिजीज नहीं होगा, लोग मरेंगे नहीं, लोगों में इन्फेक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है कभी भी समंदर जो है पल्यूट नहीं होगा। लेकिन अभी ये पीने लायक नहीं बना, और पीने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टर्शरी ट्रीटमेंट या फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओजोन। और अब तो आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट आरओ भी आ गए हैं, तो अल्ट्रावायलेट आरओ में अल्ट्रावायलेट रेज से भी हम खत्म कर सकते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल तो बहुत सारे टाइम से सरकार कर ही रही है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल, ओजोन का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट आरओ का इस्तेमाल या फिर परक्लोरेट का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और जैसे ही ये इस्तेमाल आप कर लेंगे, और इसका मतलब इसका टर्शरी ट्रीटमेंट को एक नाम देते हैं बैक्टीरिया मारू टेक्निक। क्या बोलते हैं?
बैक्टीरिया मारू टेक्निक, यहाँ पे बोलते हैं बैक्टीरिया मारू टेक्निक। तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। सरकार नदियों को शुद्ध करने के लिए नदियों के किनारे हर शहर के आसपास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगा रही है ज्यादा से ज्यादा नंबर में, और इसी के तहत जो है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान भी चलाया गया था, जिसकी वजह से गंगा और यमुना दोनों के पानी को दूषित होने से बचाया जा सके, जो शहर की गंदगी जा रही है उसमें मिलने से बचाया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आप उसे सीक्वेंस वाइज पढ़ें, चाहे जैसे भी जो भी कहें, लेकिन अगर इतनी बात अगर आपने पढ़ ली है तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको सुनने के बाद, समझने के बाद अब एनसीईआरटी पूरी कवर कर सकते हो। ओके।